नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं हंटिंग करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जब हम सारी उम्मीद खो देते हैं उस समय कोई ना कोई हमारी उम्मीद का सहारा बन ही जाता है। कहानी है नम्रता की। नम्रता अपनी 6 साल की बेटी की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे 6 साल की बेटी की परछाई दिखाई दे रही थी। ये सब कुछ पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था जब आधी रात को उसकी आंखें खुल गई थी। उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि नम्रता अपने पति विराट के साथ अकेली रहती थी। हालांकि 6 महीने पहले तक उसकी 6 साल की बेटी मिष्टी उसके साथ ही रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले वो अचानक गायब हो गई। उन लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। नम्रता अब मिष्टी के कमरे में गई, जहाँ पर उसने सारे खिलौने अपनी जगह पे रखे हुए थे। वो हर रोज़ उस कमरे की साफ़ सफाई करती थी ताकि जब मिष्टी वापस आए तो उसे वो कमरा पहले की तरह मिले। सारे खिलौनों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वो वक्त याद आया जब उसकी बेटी स्कूल से वापस नहीं आई थी। नम्रता ने मिष्टी का फेवरेट टेडी बेयर अपने हाथ में लिया और उसे मिष्टी समझकर गले लगा के रोने लगी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक छोटी सी परछाई गुजरती हुई जाती हुई दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से निकल कर गया है। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक तस्वीर गिरी हुई थी। उसने तस्वीर को अपने हाथ में लिया। उसमें मिष्टी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन ये कमरा हमेशा बंद रहता था। हवा आने की कोई जगह नहीं थी। फिर ये तस्वीर कैसे गिर गई? उस वक्त नम्रता ये सब सोचने के लिए तैयार नहीं थी। उसने देखा कि तस्वीर पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, हेल्प। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे ने ये लिखा है। नम्रता उस तस्वीर को देख रही थी, तब उसे तस्वीर के अंदर एक परछाई दिखाई दी जो बिल्कुल उसके पीछे थी। परछाई का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी कदकाठी बिल्कुल मिष्टी के जैसी ही थी। मिष्टी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नम्रता वहीं बेहोश हो गई। क्या इसका मतलब ये था कि मिष्टी वो ये नहीं सोच सकती? उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसकी बेटी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो एक समय वापस आ जाएगी। दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, और तीसरे दिन भी, और चौथे दिन भी। हर रात को उसे ऐसा महसूस होता था कि एक छोटी सी बच्ची हमेशा उसके आसपास है, उसे देखती है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है। नम्रता ने विराट को भी ये बात बताई, लेकिन विराट ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लग रहा था कि मिष्टी के गायब हो जाने के कारण उसकी मानसिक हालत खराब हो गई है। उसे कभी छोटे की बच्ची दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई देती, तो कभी छत के ऊपर घूमते हुए। कभी जब वो अपने आप को आईने में देखती तो उसे अपने पीछे वही छोटी बच्ची की परछाई दिख रही थी। बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने उस छोटी सी बच्ची को पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? कौन हो तुम? क्या तुम मेरी बेटी हो? उस परछाई ने अपना सर ना में हिलाया। इसका मतलब था कि वो मिष्टी नहीं थी, लेकिन अभी तक उसने अपना परिचय नहीं दिया था, ना कभी उसने अपने मुंह से एक शब्द निकाला था। तभी उसने देखा कि कांच में कुछ लिखा हुआ है, संकट निवास, बेसमेंट। संकट निवास, ये तो एक बुरी औरत का घर है।
वो कभी दिखाई नहीं देती। कभी कभी वो छत पर दिखाई देती है। सामान भी वो बाहर से किसी के हाथों से मंगवाती है। और लोगों ने उसे पागल बुढ़िया कहा है। कोई उसके घर नहीं जाता। बच्चे तो वहाँ के आसपास भी जाना पसंद नहीं करते। लेकिन उस बच्चे ने उस घर का नाम क्यों लिखा? क्या मिष्टी वहाँ हो सकती है? नम्रता एक माँ थी। वो अपनी बच्ची को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। तभी उसने देखा कि उस बच्ची ने उसे अपने पीछे चलने के लिए कहा। बिना सोचे समझे नम्रता उसके पीछे चली गई। जाते हुए उसने अपना फ़ोन साथ में ले लिया था। जो उसने अच्छा काम किया था शायद। नम्रता अब उस बच्ची के पीछे पीछे जा रही थी। वो बच्ची आगे बढ़ते हुए उसी घर के सामने आके रुक गई। संकट निवास। आसपास पूरी तरह से खामोशी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी और कुछ जगह तो रोशनी थी भी नहीं। रात के 2 बजे भी नम्रता उसके पीछे जा रही थी, एक परछाई की जो शायद जिंदा भी नहीं थी। उसने उस घर की तरफ देखा। पुराना, कहीं कहीं जगह से रंग पूरी तरह से गायब हो गया था। बारिश से काले रंग की काई जमी हुई थी। पता नहीं, उसे देखकर ही एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। वहाँ के खिड़की दरवाजे भी पुराने दिख रहे थे। दरवाज़ा जो लोहे का था वो जंग लगा हुआ था और खिड़कियाँ जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, कई जगह दीमक ने उसे खराब कर दिया था। कोई ऐसे घर में कैसे रह सकता है? नम्रता ने देखा कि वो परछाई घर के पीछे की तरफ जा रही है। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि पीछे का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। वो उसकी मदद से अंदर चली गई। वो परछाई उसे रास्ता दिखा रही थी। उसने देखा कि पीछे के घर के तरफ एक खिड़की टूटी हुई है। बड़ी मुश्किल हुई लेकिन नम्रता अंदर चली गई। घर अंदर से बहुत ज़्यादा डरावना था। जगह जगह पर टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई थी। मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सब कुछ अजीब था, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाना चाहती थी। बेसमेंट, संकट निवार बेसमेंट। उसे वहाँ का बेसमेंट ढूंढना था। फिर वो लड़की उसे दिखाई दी, एक कमरे की तरफ उंगली दिखाते हुए। क्या वो कमरा था या फिर कोई बेसमेंट का दरवाज़ा तो नहीं था? नम्रता ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वो खुल गया। एकदम कम आवाज़ से उसने दरवाजे को हल्के हाथों से खोला और अंदर चली गई। वो एक बेसमेंट था, अंधेरे से भरा हुआ। बस कोने में एक हल्की सी लाइट थी जो उजाला भी नहीं दे रही थी। उसने अपने पास का मोबाइल फ़ोन निकाला और उसकी लाइट ऑन की। मिष्टी, ये तो मेरी बेटी है। नम्रता ने उसे पहचान लिया। वहाँ पर 6 बच्चे बंधे हुए थे और सबसे आखिरी में मिष्टी थी। वो बच्चे, क्या वो जिंदा थे? पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, शायद किसी सड़े हुए मांस की। नम्रता जल्दी से अपनी बेटी के पास जाने लगी, लेकिन आह! किसी ने उसके पीछे पर वार किया। हाँ, किसी ने उसके सर पर वार किया था, जोर से धक्का दे दिया था उसे। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ वही औरत थी, वही डरावनी बुढ़िया औरत। क्या उसने मिट्टी को वहाँ बांध के रखा था? नम्रता को इतना गुस्सा आया कि उसे लग रहा था कि वो उस औरत को मार डालेगी। लेकिन वो औरत बुरी जरूर थी, कमजोर नहीं। उसने अपने पास रखी हुई छड़ी से नम्रता के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। नम्रता के सर से खून निकल रहा था।
लेकिन उसे अपनी बेटी को बचाना था। उस औरत ने चिल्लाते हुए अपनी आवाज़ में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कल अमावस्या है, मुझे इस बच्ची की बलि देनी है। मैं जवान हो जाऊंगी, पहले की तरह, सुंदर, जवान, आकर्षक। देखो मुझे कितनी बुरी हो गई हूँ मैं, मेरा चेहरा। मुझे बस 6 बच्चों को मारना है, 6 बच्चों की बलि देनी है, और ये आखिरी बच्ची है। मेरे रास्ते में मत आ। इसका मतलब ये था कि बाकी के सारे बच्चे मरे हुए थे और वो मिष्टी को मारने वाली थी। अब नम्रता का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। उसने वहाँ रखा हुआ एक लकड़ी का टेबल उठाया और जितनी उसमें ताकत थी उसने उस बुरी औरत के सर पे मार दिया। वो चीखती हुई वहीं गिर गई। क्या पता वो जिंदा है कि मर गई, उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और भागते हुए अपनी बेटी के पास आ गई। मिष्टी ठीक थी, लेकिन वो कमज़ोर हो गई थी। उसे शायद ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। चेहरा, जब वो उसके पास थी तब लाल चेहरा हुआ करता था उसका, जो अभी पूरी तरह से पीला हो गया था। आंखें अंदर चली गई थी और आंखों के नीचे काला धब्बा आ गया था। शरीर पर जगह जगह पर मारने के निशान थे। उसने मिष्टी को गले लगाया और रोने लगी। सवेरे वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ फैली हुई थी। घर को बैरिकेड से बंद किया गया था। कोने में नम्रता अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मिष्टी ने बताया कि उस औरत ने उसे चॉकलेट की लालच दी थी। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पता चला कि वहाँ पे काले जादू की कुछ किताबें भी थी। वो खुद को जवान करने के लिए बच्चों की बलि दे रही थी। मिष्टी ठीक हो गई थी कुछ समय के बाद, लेकिन सिर्फ शरीर से। उसे सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आघात पहुंचा था। वो कभी कभी उठकर बैठ जाती थी, रोने लगती थी। लेकिन जब वो रात को वहाँ गई तो उसने देखा कि मिष्टी एक लड़की से बात कर रही थी। लड़की नहीं, लड़की की परछाई। मिष्टी ने बताया था कि उसका नाम पूजा था। उसे कुछ दिन पहले ही, यानी कि शायद पिछली अमावस्या को मार दिया गया था। पुलिस ने उन सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर उनका शरीर सौंप दिया था। पूजा भी चली गई थी, लेकिन सिर्फ शरीर से। वो अभी भी मिष्टी के साथ है, उसकी दोस्त, उसकी एक अच्छी गार्डियन बन के। पूजा ने मरने के बाद भी अपनी दोस्ती निभाई थी। उसने मिष्टी को बचा लिया था। बड़ी मुश्किल से ढूंढा होगा उसने नम्रता को, लेकिन आखिरकार वो अपनी दोस्त को बचा पाई थी। पुलिस उस औरत को नहीं पकड़ पाई क्योंकि वो मर चुकी थी। शायद नम्रता ने जब उसे मारा वो उसी वक्त मर गई थी। क्या सिर्फ अपने कुछ चीज़ों के लिए किसी बच्चे को इस तरह से तकलीफ़ देना सही है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपको और भी डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।